हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज जो हम लेकर आए हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपका VVI लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो आपके 2022 एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत आवेश क्या है, फिर बोला है कि इसका SI मात्रक तथा बीमा लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि विद्युत आवेश क्या है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखें, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला चीज़ कि विद्युत आवेश होते क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, हमने बताया कि विद्युत आवेश की अगर बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, विद्युत आवेश। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि विद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ वो अनुभव भी करता है। इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। तो ध्यान रखना कि किसी द्रव्य का वह गुण, ठीक है, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और इसका अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि इसका SI मात्रक तथा बीमा। तो ध्यान रखना कि विद्युत आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है, IT या AT। ठीक है, IT या AT। फिर नेक्स्ट हमने क्या बताया कि इसका जो SI मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, कूलॉम। यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलॉम, और इसका बीमा क्या होगा, IT या AT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आवेश का क्वांटमीकरण की अगर बात करें तो आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है। ठीक है ना। तो देखो, अगर यहाँ से हम बात करें, बाबू ध्यान रखना कि आवेश का क्वांटमीकरण, तो आवेश के क्वांटमीकरण में एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो भी आवेशित वस्तु है उस पर जो आवेश होता है, ठीक है, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है वो हमेशा मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। और आवेश के इसी गुण को हम क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी गुण को हम क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटमीकरण। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो आवेश को हम किससे सूचित करते हैं, तो Q से। ठीक है, तो Q बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस NE, जहाँ E क्या है तो आपका मूल आवेश, और इसका मान, मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। जबकि N क्या है तो आपका पूर्णांक है, यानी पूर्ण संख्या 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आवेश आवेश का संरक्षण से क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया कि आवेश का संरक्षण से क्या समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम कर क्या सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि किसी वियुक्त निकाय में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। तो ध्यान रखना कि कोई भी वियुक्त निकाय हो या विलगित निकाय हो, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको हम क्या कर सकते हैं, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और आवेश की इसी गुण को हम क्या कहेंगे, आवेश का संरक्षण कहते हैं। ठीक है, आवेश का क्या कहेंगे, संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि विद्युत आवेश के मूल गुणों को लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश के मूल गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला गुण ध्यान रखना कि विद्युत आवेश कैसा होता है, तो योगात्मक होता है। दूसरा ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है, इसीलिए आवेश क्वांटमीकृत होता है। तीसरा बोला गया कि किसी भी विलगित निकाय में आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित होता है। और चौथा ध्यान रखना है कि हमने क्या बताया, तो चौथा ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश जो होता है वो एक आपका अदिश राशि है। ठीक है, तो आवेश कैसा राशि है, तो अदिश राशि। तो सबसे पहला चीज हमने क्या बोला कि विद्युत आवेश की मूल गुण निम्नलिखित हैं। पहला हमने जो बताया वो बताया कि विद्युत आवेश योगात्मक होता है। दूसरा हमने क्या बताया, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तीसरा हमने क्या बताया कि किसी भी विलगित निकाय में आवेश हमेशा संरक्षित होता है। और चौथा क्या बताया, आवेश कैसा राशि है, अदिश राशि है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कूलॉम के नियम को लिखें। कूलॉम का नियम कहता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि कूलॉम का नियम तभी लागू होगा जब दो स्थिर बिंदु आवेश हो। तो उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको हमने क्या बताया कि कूलॉम ने क्या बताया? तो दो स्थिर बिंदु आवेश, कैसा बिंदु आवेश की बात किया उन्होंने? तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल होगा या तो कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। क्या होता है? तो दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का जो है कैसा होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। ठीक है, और ध्यान रखना, मान लिया हमने कि दो बिंदु आवेश हैं, एक आपका जो है वो क्या है? Q1, ठीक है, और दूसरा क्या है? मान लो Q2। तो ऐसे केस में Q1 और Q2 के बीच की दूरी मान लो यहाँ दे दिया है R, ठीक है, दूरी कितना बोला है? R। तो ऐसे केस में यहाँ से अगर हम बात करें, ये मान लीजिए आपका Q1 है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में F का जो मान हुआ, F का मान कितना बोला गया? तो F का मान आपका जो है 1/4πε0 Q1 Q2 भागा R²। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। तो वैसे केस में उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 भागा R²। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया कि कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है। सीमाएं का मतलब हुआ कि किन किन बातों पर जो है वो लागू हो सकता है, किन किन चीज़ों पर जो है लागू नहीं कर सकता है कूलॉम का नियम। तो आपको ध्यान रखना है कि कूलॉम के नियम की जो है निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, ध्यान रखना कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है, यह केवल कौन सा आवेशों के लिए सत्य है? तो बिंदु आवेशों के लिए। नेक्स्ट बोला है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा बोला है कि यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। और चौथा, ध्यान रखना कि यह माध्यम पर आधारित नियम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कूलॉम के नियम की जो सीमाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला हमने क्या बताया कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा हमने बताया कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा हमने बताया कि यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। और चौथा हमने क्या बताया कि यह माध्यम पर आधारित नियम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा संविभवी तल से क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया? क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ों का परिभाषा पूछा है मुख्य रूप से। वो पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा संविभवी तल को परिभाषित करें। तो पहला चीज़ ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। तो ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित कितना आवेश? तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोले कि विद्युत क्षेत्र में एक किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? ई सदिश से। तो ई सदिश बराबर क्या आएगा? एफ सदिश भागा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया? संविभवी तल क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल की बात किया जाए तो ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? समविभवी तल। क्या ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? समविभवी तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे कि विद्युत बल रेखा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत बल रेखा क्या है, फिर बोला गया इसी में कि इसके मूल गुणों को लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र जो है आपका छूट गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखा है जिस पर एकांक परीक्षण धनावेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गति करता है। क्या बोले हैं कि अगर बात करें तो नन्नू हम ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र रेखा है जिस पर एकांक परीक्षण धनावेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया उसी में कि विद्युत बल रेखा के गुण। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखा के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण बोला गया कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है।
दूसरा बोला गया कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, तीसरा बोला गया दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा बोला गया कि विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाता है। ठीक है, विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाता है। फिर से चलिए हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि विद्युत बल रेखा क्या है, तो ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा दोनों एक ही चीज है। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक परीक्षण धनावेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गति करता है। फिर क्या बोलेंगे कि इसके मूल गुणों को लिखें, तो ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखा का पहला गुण कहता है कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा बोलेगा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तीसरा ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और चौथा ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों? तो आपको ध्यान रखना है कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जिसका अर्थ है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा होगी, दो दिशा, जो कि कभी संभव नहीं है दोस्तों। अतः दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो याद रखना कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जिसका अर्थ है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो समान धनावेश के निकाय के बगल में विद्युत बल रेखा खींचे। तो देखो यहाँ बोला गया पहला में कि दो धन आवेश हैं और दोनों, तो प्लस और प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ से जो भी बल रेखा इधर निकलेगा तो उसको क्या करेगा, इसके कारण प्रतिकर्षण के कारण इधर मोड़ देगा। इसको जो है इससे इसके कारण इसमें जो निकलेगा इसमें इसके कारण जो है प्रतिकर्षण इधर मोड़ देगा। तो इसीलिए एक दूसरे को यहाँ काटता हुआ नहीं दिखाया, एक दूसरे से दूर जाता हुआ सारा का सारा बल रेखा यहाँ हम दिखाए हैं। ठीक है, और उसी तरह इसमें दिखाएं। अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलेगा, ऋण आवेश पर समाप्त नहीं होगा। तो नेक्स्ट बोले निकट स्थित दो विपरीत आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखा। तो अभी जस्ट हम बताएं कि विद्युत बल रेखा किससे निकलेगा, प्लस से, जबकि माइनस पर समाप्त होगा। यहाँ से जो भी बल रेखा प्लस से निकलेगा सबका सब कहाँ दिखाएंगे जाता हुआ, तो माइनस पर जाता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, सबका सब कहाँ पे जाता हुआ दिखाएंगे, तो माइनस पर जाता हुआ दिखाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखा जो भी प्लस से निकलेगा सबका सब किधर की ओर जाता हुआ दिखाएंगे, तो माइनस की ओर जाता हुआ दिखाएंगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला क्या बोला गया, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा बोला गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा बोला गया आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना कि रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो लेमडा से। तो लेमडा बराबर क्या होगा, क्यू भागा एल। ठीक है, लेमडा बराबर क्या होगा, क्यू भागा एल। तो ध्यान रखना कि जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को ही क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको किससे सूचित करेंगे, लेमडा से। और लेमडा बराबर कितना होगा, तो क्यू भागा एल। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ध्यान रखना कि जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। और सिग्मा बराबर क्या होगा, तो क्यू भागा ए। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या हुआ, तो क्यू भागा ए। और अभी जस्ट हम बताएं कि लेमडा बराबर क्या होता है, तो क्यू भागा एल। तीसरा आपसे पूछा है कि आयतन आवेश घनत्व। तो ध्यान रखना है कि जब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसके प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं।
ठीक है, हमने क्या बोला कि जब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसके प्रत्येक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको हम जो है रो से सूचित करते हैं। तो रो बराबर क्या आएगा, क्यू भागा भी। रो बराबर क्या आएगा, क्यू भागा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को ही क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यह कैसा राशि है, तो सदिश राशि। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो P सदिश से। तो यहाँ मान लिए कि माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी जो है ये बहुत कम 2a है। तो ऐसे केस में P सदिश बराबर क्या होगा, Q इंटू 2a सदिश। फिर हमने क्या बताया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम इंटू मीटर। ठीक है, कूलॉम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको बोला गया कि समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर। तो यहाँ जो ऐसे ऐसे बल रेखाएं दिखाए गए ऊपर, ये जो है क्या दर्शा रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र को। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की ओर है। ठीक है, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया, ये वाला एगो विद्युत द्विध्रुव। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्या है आपका प्लस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू पर जो आवेश लगेगा, बल लगेगा, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू इंटू ई सदिश, जबकि प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई सदिश। इनके बीच की दूरी 2a है, तो ये वाला कहलाएगा लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी, ये कोण थीटा बना रहा है, ये वाला कोण थीटा। तो ऐसे केस में साइन थीटा बराबर क्या होगा, BC बटा 2a। ठीक है, BC बटा 2a। तो BC का मान निकल गया 2a साइन थीटा। तो सबसे पहला चीज हमने क्या किया, मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में ई सदिश की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। तो ऐसे केस में BC का मान क्या निकला, 2a साइन थीटा। तो ये जो निकला 2a साइन थीटा, ये क्या निकला है, तो लंबवत दूरी। अब हमको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर क्या होगा, किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। तो ऐसे केस में दोनों बल का परिमाण यहाँ क्या है, समान। तो कितना है, Q इंटू ई। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी अभी जस्ट बोले BC। BC का मान कितना आया, 2a साइन थीटा। तो टाउ का मान क्या आएगा, Q इंटू 2a ई साइन थीटा। और Q इंटू 2a को ही क्या कहते हैं, P। तो टाउ बराबर क्या आएगा, P ई साइन थीटा। तो टाउ सदिश बराबर क्या आएगा, P सदिश क्रॉस ई सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पराविद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक पराविद्युतांक को परिभाषित करें। तो पराविद्युत शक्ति होता क्या है, तो ध्यान रखना कि पराविद्युत शक्ति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान है जिसे पराविद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। उसी तरह अगर बात करें तो वायु का जो पराविद्युत शक्ति होता है वो लगभग होता है 3 गुना 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन कि अपेक्षिक पराविद्युतांक। तो अपेक्षिक पराविद्युतांक होता क्या है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात का निरपेक्ष पराविद्युतांक के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, उस माध्यम का अपेक्षिक पराविद्युतांक। और इसको किससे सूचित करते हैं, तो एप्सिलॉन आर से। ठीक है, किससे करेंगे, तो एप्सिलॉन आर से। ध्यान रखेंगे कि इसको हम सूचित जो करते हैं वो किससे करते हैं, एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन एम भागा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन एम क्या है, तो माध्यम का परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नोट क्या है, तो निर्वात का परावैद्युतांक। क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। सबसे पहला चीज हमने क्या किया, मान लिया कि बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E सदिश में दो बिंदु A तथा B एक दूसरे से अल्प दूरी dx पर स्थित है, जबकि बिंदु A का विभव माने V और बिंदु B का विभव V प्लस dV। अब देखो यहाँ पर एक प्लस Q आवेश है यहाँ। ठीक है, इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश में दो गो बिंदु, एगो A है, ठीक है, और दूसरा क्या है, B। तो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होता है, VB माइनस VA। और VB माइनस VA बराबर क्या होगा, माइनस F इंटू DX भागा Q। कैसे, तो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है, F, और विस्थापन कितना है, DX। लेकिन एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस।
तो माइनस एफ इंटू डी एक्स, और कार्य बटा क्या होता है क्यू, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि डब्लू भागा क्यू। ठीक है, तो डब्लू का मान माइनस एफ इंटू डी एक्स भागा क्यू। भी का मान यहाँ से उठा के रखेंगे भी प्लस डी भी रखा, और भी ए का मान कितना है भी, तो यहाँ रखा भी, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा डी भी, और इधर क्या बचा एफ बटा क्यू को हम क्या कहते हैं ई, तो माइनस ई इंटू डी एक्स, तो डी भी बराबर बच गया माइनस डी इंटू डी एक्स, तो ई का मान आ गया माइनस डी भी बटा डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीवेक प्रभाव क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो अलग अलग धातुओं के तार के दोनों सिरों को आपस में जोड़कर एक संधि ठंडा तथा दूसरा संधि गर्म किया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं सीवेक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेल्टियर प्रभाव क्या है। तो ध्यान रखना कि जब दो अलग अलग धातुओं के तार को आपस में जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो एक संधि ठंडा दूसरा संधि गर्म हो जाता है, और इस प्रभाव को हम कौन सा प्रभाव कहते हैं पेल्टियर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थॉमसन प्रभाव क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी तार के सिरों पर तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग को गर्म किया जाता है और तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार का पहला आधा भाग गर्म तथा शेष आधा भाग ठंडा हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म और ठंडा भी आपस में क्या होते हैं बदल जाते हैं, इसी को हम कौन सा प्रभाव कहते हैं तो थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखें। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है तो शून्य होता है। शून्य का मतलब सिग्मा आई का मान 0। दूसरा बोला गया कि किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है तो प्रतिरोधकों तथा सेलों से बने किसी बंद परिपथ के चारों ओर विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा डेल्टा भी का मान कितना होता है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला बोला गया कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी अर्थात R समानुपाती L। नेक्स्ट बोला गया कि किसी चालक का प्रतिरोध R जो होते हैं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R व्युत्क्रमानुपाती A। जब दोनों को मिलाएंगे तो R समानुपाती L भागा A होगा। R समानुपाती L भागा A, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक क्या लगेगा रो, जहाँ रो क्या है तो एक नियतांक जिसको हम कहते क्या हैं तो रो एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से क्या समझते हैं। तो ध्यान रखना कि कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो मुख्यतः कार्बन से बनाए जाते हैं जो सस्ता तथा आकार में छोटा होता है। कार्बन प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध होता है रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित करने वाले कोड को कार्बन कलर कोड कहते हैं। इसमें 4 पट्टी होता है। ठीक है, जो पहला बतलाता है दहाई अंक को, दूसरा इकाई, तीसरा इसका घात और चौथा शुद्धि प्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा आपेक्षिक अपवर्तनांक को परिभाषित करें। तो आपको ध्यान रखना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर क्या आएगा सी भागा भी। सी क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल और भी क्या है तो माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट बोला गया कि आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक ध्यान रखना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है तो ऐसे केस में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या बोले कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को क्या कहेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष से क्या समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो होते क्या है तो जब आपतित प्रकाश वर्षा के बूंदों पर 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ध्यान रखना कि जब आपतित प्रकाश वर्षा के बूंदों पर 2 बार अपवर्तन
तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष होता क्या है, तो ध्यान रखना कि जब आपतित प्रकाश वर्षा के बूंदों पर 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी अवरोधक या छिद्र के किनारों पर प्रकाश तरंगों के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना कि अगर कोई छिद्र है या अवरोधक है तो उसके किनारों पर प्रकाश तरंगों के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ब्रूस्टर का नियम लिखें। तो ध्यान रखना कि किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उस माध्यम के लिए ध्रुवन कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है, यानी म्यू बराबर 10 IP। IP क्या है, तो ब्रूस्टर कोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखें। तो ध्यान रखना कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री के संगत आपतन कोण को कौन सा कोण कहेंगे, क्रांतिक कोण। फिर हमने क्या बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है क्या, तो प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट बोला है कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो IC क्या है, क्रांतिक कोण। अगर क्रांतिक कोण से, ठीक है, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित कराते हैं तो ऐसे केस में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के संगत जो आपतन कोण होता है उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो ऐसे केस में अगर बात करें तो स्नेल के नियम से चलो, तो जिस माध्यम से चला उसका अपवर्तनांक, तो यहाँ माध्यम क्या है, μ2 इंटू जिस माध्यम में कोण बनाया तो इस माध्यम में कितना बनाया, तो साइन IC। तो साइन IC हो गया बराबर किस में गया, μ1 में। तो μ1 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1। तो μ2 साइन IC बराबर क्या आएगा, μ1, यानी अगर इसको इधर ले आए और इसको इधर तो ऐसे केस में क्या आएगा, तो μ2 बाई μ1 बराबर 1 बाई साइन IC। तो μ12 बराबर 1 बाई क्या आएगा, साइन IC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखें। तो ध्यान रखना कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। अब नेक्स्ट बोले हैं, मान लिए कि यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या आएगा, 1/f। इसका SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला बोला है चालक। ठीक है, चालक होता क्या है, तो ध्यान रखना है ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और चालकता सबसे अधिक होती है उसी को क्या कहेंगे, चालक। चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया इत्यादि क्या है, चालक। कुचालक की बात करें तो ध्यान रखना कि ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है उसको हम क्या कहेंगे, कुचालक या विद्युतरोधी कहते हैं। रबड़ हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि। नेक्स्ट बोला है अर्धचालक। अर्धचालक होता क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है क्या कहलाता है, अर्धचालक। जैसे में लिख सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण लिखें। तो पहला लक्षण है फ्यूज तार का प्रतिरोधकता उच्च होता है, दूसरा फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालकता से क्या समझते हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटने पर धातु की तरह पहले नियमित रूप से घटती है और एक विशेष ताप पर उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, अतिचालकता, तथा ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अतिचालक पदार्थ। तो क्या ध्यान रखना है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप के घटने पर धातु की तरह पहले घटेगा और फिर एक विशेष ताप पर उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, अतिचालकता, और ऐसे पदार्थ को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। तो ध्यान रखना कि एक्स किरणों के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला, एक्स किरणें जो होती है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है जिसका तरंगदैर्घ्य 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। दूसरा ध्यान रखना, ये किरणें प्रकाश के वेग से गति करती है।
क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा सबसे अधिक चमकीला क्यों होता है? हीरा तथा वायु के लिए क्रांति कोण बहुत कम कितना होता है? तो 24.4 डिग्री होता है। हीरे को इस प्रकार काटा जाता है कि जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करती है तो इसका क्रांति कोण कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। और बहुत बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा जो है आपको कैसा चमकीला दिखाई देगा? तो अधिक चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे का चिन्ह लाल होता है क्यों? तो ध्यान रखना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग बहुत अधिक दूरी से भी साफ दिखाई देता है। इसलिए खतरे का चिन्ह कैसा होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं? तो आपको ध्यान रखना कि साधारण प्रकाश के विद्युत सदिशों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में सीमित करने की घटना को ही क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे कला संबद्ध स्रोत क्या है? तो ध्यान रखना वैसा समान आवृत्ति के दो तरंग स्रोत जिनके बीच कलांतर हमेशा नियत रहता है क्या कहलाएगा? कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि प्रकाश का व्यतिकरण की शर्त को लिखें। तो ध्यान रखना कि प्रकाश का व्यतिकरण के निम्नलिखित शर्त हैं। पहला, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। दोनों तरंगें एक ही दिशा में चलनी चाहिए। चौथा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन बोला गया कि किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। तो बोला गया कि किसी चालक की धारिता निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला, चालक का क्षेत्रफल पर। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ती है, यानी अर्थात C समानुपाती A। दूसरा, चालक के चारों ओर के माध्यम की उपस्थिति पर। बोला गया यदि किसी आवेशित चालक को हवा या निर्वात में रखने की अपेक्षा किसी दूसरे पराविद्युत माध्यम में रखा जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाती है, यानी C समानुपाती एप्सिलॉन R। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु क्या है? इसके दो उपयोग लिखें। तो ध्यान रखना कि ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता में हानि किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी पूछा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है तो यह ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक ऐसा युक्ति जो प्रकाश को उसकी तीव्रता में हानि किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। और कभी ये पूछा ऑब्जेक्टिव में कि यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा था कि इसके दो उपयोग लिखें। तो पहला उपयोग होता है कि जैसे मान लो हॉस्पिटल में जो है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग चिकित्सा जांच में प्रकाश पाइप के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग है कि इसका उपयोग जो है विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने में किया जाता है, यानी भेजने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? तो ध्यान रखना कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में निम्न अंतर है। पहला जो है इधर लिखेंगे आवर्धन, इधर लिखेंगे आवर्धन क्षमता। पहला बोला गया यह रेखिक आवर्धन है, यह कोणीय आवर्धन है। दूसरा ध्यान रखना कि यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। इसका दूसरा जो होगा वो होगा प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण का अनुपात है। इसमें ध्यान रखना कि रेखीय आवर्धन जो होता है वो V/U होता है। आवर्धन क्षमता जो होता है वो D/U होता है। चौथा, ध्यान रखना कि यह V के बढ़ने से बढ़ता है, इसमें यह V के बढ़ने से घटता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, हमने क्या बोला कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर। तो यह वाला जो है रेखीय आवर्धन है, यह कोणीय आवर्धन है। इसमें होता क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। इसमें होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण का अनुपात। इसमें जो होता है रेखीय आवर्धन V/U होता है, ये D/U होता है। यह V के बढ़ने से बढ़ता है और ये V के बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश वायुमंडल के कणों से टकराती है तो वह सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है रेले का नियम क्या है? तो रेले ने क्या बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो I होता है वो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा
के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेमडा पर पावर कितना है, देखो 4, और व्युत्क्रमानुपाती है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो आई व्युत्क्रमानुपाती लेमडा पर पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। तो ध्यान रखना कि पोलराइड एक ऐसा उपकरण है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। फिर बोला इसके दो उपयोग। तो पहला ध्यान रखना कि पोलराइड का उपयोग प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा ध्यान रखना कि प्रकाश के चकाचौंध से यानी चौंधराने से बचने के लिए पोलराइड का उपयोग जो है चश्मा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तरंगाग्र को परिभाषित करें तथा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत को लिखें। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्यम में स्थित एक ऐसा काल्पनिक सतह जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में यानी कंपन की समान कला में हो, उसी को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहते हैं। क्या ध्यान रखना है कि माध्यम में स्थित ऐसा काल्पनिक सतह जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। नेक्स्ट इसी में बोला है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। तो ध्यान रखना कि प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए नए स्रोत की तरह कार्य करता है। इस नए स्रोत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं और अपने निकट स्थित इथर कणों को क्या करता है, गति प्रदान करता है। द्वितीयक स्रोतों से उत्पन्न जो तरंगिका होती है, स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं को क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशीलता यानी मोबिलिटी क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। तो एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं और म्यू बराबर वी भागा ई। वी क्या है, तो अनुगमन वेग, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर पर न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं। तो ध्यान रखना जब जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियम का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वही लिखा गया, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।